तो सूरजभान सिंह और सुनील पांडे जैसे लोगों को रहते हुए इतना आसान है क्या कि पशुपति कुमार पारस को कोई धमकी दे दे। मैं अपने भतीजे प्रिंस पासवान और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को सेट कर दूं। चिराग पासवान ऐसी बचकानी हरकत कभी जिंदगी में कर नहीं सकते, कोई भी बड़ा नेता नहीं कर सकता है। और जिस दिन अमित शाह ये कह देंगे कि ठीक है आप चिराग के लिए हाजीपुर छोड़ दीजिए, बाकी अपने भतीजे यानी प्रिंस पासवान और अपने बेटे का करियर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन सीधे सीधे जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने आरोप लगा दिया चिराग पासवान पर, यह थोड़ा आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, जान से मारने की कई नेताओं को धमकी मिलती है, एसएमएस मिलता है, ये हमने बिहार के अंदर देखा है। देखिए वो दौर कभी हुआ करता था जब राजनीतिक हत्याएं हुआ करती थी, बिहार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। बिहार यूपी का नेक्सस जो है ना, कनेक्शन जो अपराधियों का कनेक्शन है, वो आपस में मिला होता था। परिवार की लड़ाई इतनी ज्यादा अब उसके बीच में डिफरेंसेज आ गया है ना, जिसको एक करना अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। चिराग ने कहा था कि आपके मेरे खून में अंतर है। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी है और जो पशुपति कुमार पारस की पत्नी है, तो उन तीनों के बीच में भी बातचीत बंद है। तो चिराग पासवान ने संस्कार दिखलाते हुए उनके पैर छुए और पशुपति कुमार पारस ने भी एक पिता की तरह उन्हें गले लगाया। लेकिन वो सार्वजनिक जगह पे अंदर खाने दिलों के अंदर करवाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, इसलिए दिल से निकल रहा है नेवर नेवर नेवर। अगर पारस और चिराग एक साथ नहीं आते हैं, एक राह चलने को मजबूर साथ तैयार नहीं होते हैं, बीजेपी में सिर्फ एक नेता है जो इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगर चाचा के साथ मैं गया तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर राजनीतिक करियर को परवान देने के लिए फिर चाचा के साथ आए। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान की एंट्री हुई है एनडीए के अंदर, चिराग पासवान कम बोलने लगे हैं, पशुपति कुमार पारस ज्यादा एग्रेसिव। और बीजेपी चाहती है कि वोट बटे नहीं, इसलिए दोनों को साथ लेकर अभी तक चलने की कोशिश की जा रही है। जो भी आरोप पशुपति कुमार पारस लगा रहे हैं, देखिए ये राजनीतिक आरोप है, यानी वो चाचा के साथ साथ भाई को भी सेट करना चाहते हैं। तो अगर इन सब चीजों पे बातचीत हो जाती तो हो सकता है कि पारस हाजीपुर की सीट छोड़ दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेवर नेवर नेवर। कल पशुपति पारस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कभी भी अब चाचा भतीजा एक नहीं हो सकते। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या कभी भी दोनों दल एक साथ आएंगे, तो इस पर पशुपति पारस कहते हैं नेवर, मतलब अब दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और जहां से ये धमकी आ रही है वो उनके भतीजे चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि चाचा भतीजा एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। देखिए हर्षिता, ये जो भी आरोप पशुपति कुमार पारस लगा रहे हैं, देखिए ये राजनीतिक आरोप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और पशुपति पारस को कौन धमकी दे सकता है भाई? केंद्रीय मंत्री हैं, सुरक्षा से लैस है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस खेमे में है उस खेमे का नाम बीजेपी है जी। जिस दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस दल में सूरजभान सिंह हैं, सुनील पांडे जैसे लोग हैं। तो सूरजभान सिंह और सुनील पांडे जैसे लोगों को रहते हुए इतना आसान है क्या कि पशुपति कुमार पारस को कोई धमकी दे दे, कोई जान से मारने की हिमाकत करे बिहार के अंदर? सोच भी ले। देखिए हो सकता है, देखिए बिहार में सरफिरों की कमी नहीं है, नंबर सार्वजनिक है, कोई किसी ने कॉल कर दिया होगा। लेकिन सीधे सीधे जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने आरोप लगा दिया चिराग पासवान पर, यह थोड़ा आश्चर्यजनक बात है। इससे थोड़ा मैं शॉक्ड हूं। ठीक है, जान से मारने की कई नेताओं को धमकी मिलती है, एसएमएस मिलता है, ये हमने बिहार के अंदर देखा है, कई मंत्री को मिला हुआ है। लेकिन वो टुटपुंजी ऐसे होते हैं ना जो सरफिरा, जिसे कोई काम धाम नहीं है, एसएमएस के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, उसके बाद कंप्लेन होता है और थाना जाके उसे उठा लेती है, पुलिस उससे जाके उठा लेती है। बिहार में अमूमन वैसा ही। देखिए वो दौर कभी हुआ करता था जब राजनीतिक हत्याएं हुआ करती थी, और कई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं बिहार के अंदर, उससे अछूता नहीं है। लेकिन उस समय भी सिर्फ बिहार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, बिहार यूपी का नेक्सस जो है ना, कनेक्शन जो अपराधियों का कनेक्शन है, वो आपस में मिला होता था। अब वैसा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं अब वो बड़े अपराधी जो है वैसी हिमाकत नहीं कर रही। और वो भी मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए जिस दल में सूरजभान सिंह और सुनील पांडे जैसे बाहुबली हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को छूने की हिमाकत कौन करेगा? ये देखिए राजनीतिक आरोप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जो आपने सवाल किया कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, देखिए राजनीति का स्तर नहीं गिरा है हर्षिता,
समझने की कोशिश कीजिए और लोगों को समझने की जरूरत है। पशुपति पारस ने एक चीज क्यों कहा, नेवर नेवर नेवर, जोर डालते हुए, यानी आप किसी वर्ड पे जब जोर डालते हैं ना, उसका मतलब होता है कि आप वो दिल से बोल रहे हैं। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। चाचा भतीजी की अगर राजनीतिक लड़ाई होती ना तो कई दल एक हुए हैं ना राजनीतिक लड़ाई में। अब ये समझिए, लालू नीतीश एक हो गए, कट्टर राजनीतिक दुश्मन। एक समय में मायावती और अखिलेश यादव एक हो गए, बीएसपी एसपी कट्टर राजनीतिक दुश्मन यूपी के अंदर। कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिसकी नींव वो एक दूसरे के खिलाफ रखते हैं, बाद में जाके एक हो जाते हैं। हमने हालिया दिनों में देखा है जी। क्योंकि वो राजनीतिक लड़ाई है। यहां पे समझिए, यहां पे परिवार की लड़ाई है। परिवार की लड़ाई इतनी ज्यादा अब उसके बीच में डिफरेंसेस आ गया है ना, जिसको एक करना अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि देखिए, बीजेपी संभवतः यह मान के चल रही थी कि जैसे ही हम चिराग पासवान की एंट्री करवा लेंगे, उसके बाद दोनों को टेबल पे बैठाएंगे और हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। पहले तो कहेंगे कि फिर से आप दोनों दल एक साथ आ जाइए, मर्ज कर लीजिए, पहले से जो पार्टी थी एक तरह से चलाइए। लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। सीटों पे बीजेपी को लग रहा था कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे, वैसा भी होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए, परिवार के अंदर की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये तो सब लोग जानते हैं कि जिस समय 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस समय क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से जब चिराग पासवान ने एकला चलो की नीति के तहत काम करना शुरू किया था और नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की कोशिश में थे, तब एक बयान पशुपति कुमार पारस ने दिया था। क्या कहा था कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम तो किया है, और उसके बाद जो बवाल मचा था परिवार के अंदर जी। चिराग पासवान ने बुलाकर जो क्लास लगाई थी, और वही चीज जो है ना पशुपति पारस को आज तक है। क्योंकि पशुपति पारस हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि चिराग ने कहा था कि आपके मेरे खून में अंतर है। तो अब समझिए, सिर्फ चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं है, इसमें प्रिंस पासवान भी हैं जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, उन दोनों में भी नहीं पट रही है। परिवार के अंदर जो तीन लेडीज हैं, रीना पासवान जो चिराग पासवान की मां है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी है, जो स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी है, और जो पशुपति कुमार पारस की पत्नी है। तो उन तीनों के बीच में भी बातचीत बंद है। जबकि रीना पासवान ने कई बार कहा है कि देखिए, मैंने हमेशा परिवार को लेकर मैं चली हूं, और कई बार साहब कहते भी थे तो मैं कहती थी कि क्या कीजिएगा, परिवार है। लेकिन अब उस परिवार के बीच में दूरी आ गई है, और दूरी ऐसी कि एक दूसरे से बातचीत तक नहीं होती है, कुशल क्षेम तक नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सामने मिल जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि एनडीए गठबंधन की जब बैठक थी, उसमें जब चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने हुए, तो चिराग पासवान ने संस्कार दिखलाते हुए उनके पैर छुए, और पशुपति कुमार पारस ने भी एक पिता की तरह उन्हें गले लगाया। लेकिन वो सार्वजनिक जगह पे, अंदर खाने दिलों के अंदर करवाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, इसलिए दिल से निकल रहा है नेवर नेवर नेवर। अब आपका सवाल हो सकता है, तब क्या बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि समस्या तो सिर्फ इन दोनों के बीच में नहीं है ना। अगर पारस और चिराग एक साथ नहीं आते हैं, एक राह चलने को मजबूर साथ तैयार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि बीजेपी को अगर खोना ही होता तो कहती कि ठीक है भाई, हमें एक ही आदमी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है। बीजेपी पारस को भी लेकर साथ चल रही है, और चिराग पासवान को लेकर भी साथ चल रही है। पारस को भी कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और चिराग पासवान को तो आश्वासन दे ही चुकी है, हाजीपुर से लेकर तमाम चीजें। लेकिन बीजेपी में सिर्फ एक नेता है जो इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, वो है अमित शाह। और बीजेपी का पूरा कुनवा ये मान के चल रहा है, खासकर बिहार के बीजेपी का क्या, कि अमित शाह जिस दिन बैठ गए दोनों के साथ, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह के लिए भी आसान होगा। क्यों? और जहां तक मुझे लगता है हर्षिता, देखिए, राजनीति में तो नेवर 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 कई बार चेंज भी हुआ है। कई ऐसे नेताओं को मैंने देखा है, खासकर अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं, जो कहा करते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ गए। जो कहते थे कि अब खत्म, राजद के साथ कभी नहीं, फिर राजद के साथ आए। वही तेजस्वी यादव जो कहते थे कि चाचा से बड़ा पलटी मार मैंने कोई देखा नहीं है, अगर चाचा के साथ मैं गया तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर राजनीतिक करियर को परवान देने के लिए फिर चाचा के साथ आए। कई ऐसे नेता हमने देखे हैं।
लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि अगर अमित शाह के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन एक चीज हो सकता है कि पारस तो ये जानते हैं कि देखिए मेरी राजनीतिक उम्र बहुत ज्यादा बची नहीं है। अगर राजनीतिक करियर देखिए पशुपति कुमार पारस कितने साल और राजनीति कर सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, उम्र भी हो गई है। पारस के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि बीजेपी अगर जिस तरह से वो प्रेशर बना रहे हैं, कभी भी उन्होंने अपना प्रेशर पॉलिटिक्स, और आपने देखा होगा कि पहले चिराग पासवान बोलते थे, पशुपति कुमार पारस शांत रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान की एंट्री हुई है एनडीए के अंदर, चिराग पासवान कम बोलने लगे हैं, पशुपति कुमार पारस ज्यादा एग्रेसिव हो गए। उसके पीछे का कारण समझिए, प्रेशर पॉलिटिक्स। बीजेपी को इतना प्रेशर में ला देना है ना कि वो चाहकर भी ये ना समझ सके कि पारस खेमा को अगर हम आसानी में समझाएं या आसानी में कुछ ऑफर कर दे तो वो बैक हो जाएगी। और बीजेपी चाहती है कि वोट बटे नहीं, इसलिए दोनों को साथ लेकर अभी तक चलने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा भी होगा कि मैंने कहा कि अमित शाह के अलावा कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि नित्यानंद राय जब गए थे पशुपति कुमार पारस के दरवाजे ये कहने के लिए दोनों एक साथ हो जाइए, आ जाइए, तो बड़े उसको कहते हैं ना तल्ख लहजे में नित्यानंद राय को उन्होंने सीधे कह दिया नहीं, नहीं हो सकता है, और बेरंग होकर नित्यानंद राय पारस जी के दरवाजे से आ गए। पारस क्या चाहते हैं? पारस चाहते हैं कि ठीक है अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी, हालांकि वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा संभव है। ऐसा जो अंदर खाने पार्टी के अंदर खाने बातचीत होती है और वो जो क्षण के हमारे पास आता है उसके आधार पे हम आकलन करते हैं। पारस ये चाह रहे हैं कि अगर मैं इसी तरह प्रेशर बनाता रहा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने भतीजे प्रिंस पासवान और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को सेट कर दूं, और वो तभी संभव है जब बीजेपी पे इस तरह का प्रेशर बनाया जाएगा, चिराग पासवान पे इस तरह का प्रेशर बनाया जाएगा। अगर बीजेपी बेस्ट ऑफ डील निकाल देती है, क्योंकि अभी तक चिराग पासवान जिस तरह से अरे हुए हैं वो सिर्फ हाजीपुर को लेकर नहीं अरे हुए हैं, वो समस्तीपुर को लेकर भी अरे हुए हैं, यानी वो चाचा के साथ साथ भाई को भी सेट करना चाहते हैं। और पारस ये जानते हैं कि थोड़ा भी बैकफुट पर गए ना तो मैं खत्म, मेरा भतीजा खत्म, और आगे आने वाले दिनों में जो वो अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य का सपना देख रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। और पारस तीनों कुर्बानी तो देंगे नहीं जी, हाँ, राजनीतिक संन्यास तो वो लेंगे नहीं, ना खुद लेंगे, ना अपने भतीजे का करवाएंगे, ना अपने बेटे का करवाएंगे जिसकी राजनीतिक करियर की भी शुरुआत ही नहीं हुई। तो बीजेपी अगर कोई बेस्ट डील निकाल देती है, अमित शाह कोई बेस्ट डील निकाल देते हैं उनके भतीजे और उनके बेटे के लिए, तो संभव है 1%, वो भी 1%, पारस मान जाए, हाजीपुर से छोड़ दे और चिराग पासवान को गले लगा ले। लेकिन चिराग पासवान को भी इसके लिए 2 कदम आगे बढ़ाना होगा, यानी अमित शाह जो रास्ता निकालेंगे उसमें तैयार होना पड़ेगा। और अगर अमित शाह ये रास्ता निकाल देते हैं कि ठीक है प्रिंस पासवान के सीट से कोई समझौता नहीं होगा, आने वाले चुनाव में उनके बेटे को सीट दी जाएगी और पशुपति कुमार पारस को केंद्र में या तो राज्यसभा भेज दिया जाए, तो अगर इन सब चीज़ों पे बातचीत हो जाती तो हो सकता है कि पारस हाजीपुर की सीट छोड़ दें, मुझे जो लग रहा है। यानी देखिए आपने जो कहा कि राजनीतिक का स्तर इतना गिर गया है, तो राजनीतिक का स्तर नहीं गिर गया है, पारिवारिक लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि ये सब दिन अब और ये सब बयानबाजी मीडिया के सामने हो रही है। जी, आपने कहा कि पशुपति पारस अपने बेटे और अपने भतीजे के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं उन्होंने चिराग पासवान पे इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो क्या ये सिर्फ आरोप प्रेशर बनाने के लिए है या चिराग पासवान को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए भी है? देखिए बदनाम तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सब लोग जान रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पशुपति कुमार पारस झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें धमकी नहीं मिली है, धमकी मिली है, धमकी मिली है, और ये भी हो सकता है जो सिरफिरा उसने चिराग पासवान का नाम लिया हो। लेकिन ये पशुपति कुमार पारस भी जानते हैं कि चिराग पासवान ऐसी बचकानी हरकत कभी जिंदगी में कर नहीं सकते, कोई भी बड़ा नेता नहीं कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में जो सपना देख रहा है कि बिहार को मुझे संभालना है। तो ये तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए और बदनाम करने के लिए दोनों पारस ने किया है, लेकिन और ये जानते हुए कि ऐसा संभव नहीं है। और मैं कह रहा हूं ना कि जिसके साथ साथ इतनी सुरक्षा
घेरे में जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री चलते हैं, उसके अलावा जिसके पार्टी में सूरजभान सिंह, सुनील पांडे जैसे बाहुबली नेता हो, उसे कौन धमकी दे देगा? तो ये सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए और बदनाम करने के लिए ही पारस के द्वारा किया गया है कि प्रेशर में चिराग भी आए, प्रेशर में बीजेपी भी आए, बीजेपी को ये लगे कि नहीं, पशुपति कुमार पारस अब इस रुख में है कि कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी चाह लीजिए, हम समझने को तैयार नहीं है। ठीक है, या तो आप मुझे आउट कर दीजिए ताकि मैं अपना रास्ता देखूं। रास्ता ऐसा नहीं है कि पारस के पास भी नहीं है, पारस जी के पास भी है, चिराग पासवान के पास भी है। तो लेकिन ये कोई चाहता नहीं है, पारस भी ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी से सीधे सीधे निकल जाए, क्योंकि महागठबंधन में भी देखिए कई सारे पार्टीज हैं और फिर नीतीश कुमार और लालू यादव के शर्तों पे आना पड़ेगा। तो ऐसा पारस भी नहीं चाहते। पारस क्या चाहते हैं कि इतना प्रेशर बना देना कि अमित शाह जल्दी से जल्दी टेबल टॉक करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि अमित शाह टेबल टॉक नहीं कर रहे हैं। दोनों, एक होता है ना कि दोनों को साथ बैठा के कि चलिए भाई खत्म कीजिए, जीतना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, आप दोनों ऐसे कीजिएगा तो चलिए, आपको ये नहीं नहीं नहीं, ऐसे इतना पे हम कैसे मान जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, भतीजा ने मेरे साथ ये कहा किया, चाचा ने मेरे साथ ऐसे किया, हम चाचा के सामने क्यों झुके, अच्छा ठीक है। ये मतलब एक बीच का रास्ता, जैसा घर परिवार में होता आया है कि जब कोई घर का मुखिया बैठता है तो जो दो बच्चे हैं जिद के बावजूद रास्ता निकाल देता है, बंटवारा कर देता है। लेकिन अमित शाह बैठ नहीं रहे हैं और यही कहीं ना कहीं बेचैनी का कारण है जी। और मैं कह रहा हूं कि जिस दिन अमित शाह बैठ जाएंगे और जिस दिन अमित शाह ये कह देंगे कि ठीक है, आप चिराग के लिए हाजीपुर छोड़ दीजिए, बाकी अपने भतीजे यानी प्रिंस पासवान और अपने बेटे का करियर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उस दिन पारस मान जाएंगे जी। जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है। क्योंकि पारस को भी पता है कि हाजीपुर छोड़ना, अगर एनडीए में रहना है तो हाजीपुर तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आज फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर दोनों एनडीए के अंदर रहते हैं तो हाजीपुर की सीट चिराग के खाते में ही जाएगी, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ने खुद कमिटमेंट कर लिया है चिराग पासवान को। जी। अभी आपने देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी को सुना। उनका कहना है कि पशुपति पारस इस तरह के आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रेशर बना सके और अमित शाह को टेबल टॉक तक लेकर आ सकें, ताकि वो अपने बेटे और भतीजे के लिए भी एक रास्ता तय कर सकें। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।